बुद्धिस्ट पर्सन लॉ पे रखा था। बुद्धिस्ट पर्सन लॉ क्या है? पर्सन लॉ के बारे में ज़्यादा तो लोगों को जानकारी ही नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सन लॉ की ओर से मैं केंद्रीय प्रेसिडेंट हूँ और 2010 से इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से मुस्लिम लॉ है या क्रिश्चियंस लॉ है या पर्शियन लॉ है या हिंदू लॉ है, उसी प्रकार से बौद्धों का, सिखों का, जैनों का पर्सन लॉ होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पर्सन लॉ है क्या चीज? 95% लोगों को पर्सन लॉ की जानकारी नहीं है। केवल ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इस पे हम लोग चर्चा करके संतोष कर देते हैं। इस देश में मान्यता प्राप्त 7 रिलीजन है गवर्नमेंट की निगाह के हिसाब से। बाकी अब एक सज्जन बोल रहे थे कि 90 से ज़्यादा है, हो सकते हो। कबीरपंथ भी एक धर्म हो सकता है, रविदास पंथ भी एक धर्म हो सकता है, साईं ब्रह्म कुमारी, आर्य समाजी, ये भी धर्म हो सकते हैं। आपकी अपना अपना कैलकुलेशन हो सकती है। हमारी कैलकुलेशन गवर्नमेंट के हिसाब से 7 प्रकार के धर्म हैं। 8वां लिंगायत धर्म के लोग कर्नाटका में रेजोल्यूशन पास किया कि मेरा भी धर्म अलग होना चाहिए, हिंदू धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। जो ब्रह्मा को मानता है वही हिंदू है। तो सिख धर्म के लोग भी ब्रह्मा को नहीं मानते, जैन लोग भी नहीं मानते, बुद्धा को मानते नहीं, बुद्धिस्ट को मानते ही नहीं, क्योंकि बुद्ध की लड़ाई और वैदिक लड़ाई तो बहुत पुरानी है, हजारों सालों से चली आ रही है। क्योंकि गुरु नानक साहब तो अभी 1500-1600 ईस्वी में पैदा हुए और मोहम्मद साहब ईस्वी पूर्व 600 में पैदा हुए, ईस्वी 600 में। इसके पहले तो महावीर स्वामी और बुद्ध है, और वैदिक धर्म के लोग बहुत सारे कर्मकांड थे। अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? तो ज्ञान सिंह जी का ये कहना था कि हम 2-3 लोग आकर के आपसे मिलना चाहते हैं, लखनऊ आकर के। तो हमने कहा ऐसा करिए कि 20-25 लोगों को जोड़िए, मैं ही आता हूँ। आपने कोई डेट डिसाइड की, हमने डिसाइड की कि ये डेट हमारे पास खाली नहीं है, ये नहीं है, तो इस हिसाब से आज की तिथि तय की। उस दौरान में विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, कुछ चले भी गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बौद्ध कानून या सिख कानून या जैन कानून क्या है, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि बिना मांगे तो कोई चीज़ इस देश में मिलने वाली नहीं है। कोई अपने आप कहने वाला नहीं है कि ये सीट खाली पड़ी है, रेलगाड़ी में आप आओ बैठ जाओ। तो पैर पसार के लेट तो जाएगा, इंडिया का जो कल्चर है, लेकिन किसी पड़ोसी से नहीं कह सकता भाई साहब तुम भी बैठो, मैं खिसक जाता हूँ। रेलगाड़ी की किस्ती देख रहे लोग, तो अलिया बिछा दी, बस पूरी सीट उसकी हो। तो ये स्थितियाँ हैं। हमारी समस्या ये है कि जिसके लिए आप लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, आप लोग जो यहाँ बचे हुए लोग हो, अगर ध्यान से सुनना चाहें तो सुने। हमको ये 2010 में पता चला कि सिख लोग हिंदू कानून से बाहर निकल करके अपनी स्वतंत्र पर्सन लॉ की मांग कर रहे हैं। 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया में मैटर छपा। मैंने कई लोगों को दिखाया, देखो सिख धर्म के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, अपने अलग धर्म के पर्सन लॉ की बात कर रहे हैं। वो बात मैं समझता हूँ कि आप भी पूरी जांच कर लें। सिख धर्म की किसी संस्था ने नहीं उठाया। जैसे आपकी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी होती है, जैसे अमृतसर की भी है, और भी कहीं की हो सकती, जलंधर में भी 10-20 लोग जा होंगे, किसी ने नहीं उठाया। एक मैडम ब्रिजेंद्र कौर ने उठाया। उन्होंने
दावा किया चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में कि मैं सिख हूँ, मेरी आइडेंटिटी अलग है, हमारे कल्चर अलग है, रीति रिवाज सिस्टम अलग है, लेकिन जब हम कोई ऑफिशियली कार्रवाई करते हैं तो कानूनन हमको हिंदू लिख दिया जाता है। ये हमारी फंडामेंटल राइट जो 14-15 है उसके खिलाफ है। भाई 14-15 में कहा गया हर मनुष्य को समता का अधिकार है, तो हमारी समता कहाँ चली गई? हमारी समता तो हिंदू धर्म के गुलामी में जी रही है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कानून बनाना विधानसभा का काम है या संसद का काम है, कानून बनाना न्यायालय का काम नहीं है, तो उसकी रिट को खारिज कर दिया। 2012 में रिट पिटीशन फिर दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि हमारे मूल फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है आर्टिकल 14-15 में, और हमको हिंदू कानून में लिखा जा रहा है, हिंदू मान करके लिखा जा रहा है, जब हम कोई भी अपनी बच्चे का नाम लिखाने जाएं या सुविधा लेने जाएं, कुछ करने, मैरिज भी अगर हम इंडोर्स कराते हैं, जो आपका मैरिज जिला अधिकारी होता है, मैरिज जिला अधिकारी हर जगह होता है, अगर आप वहाँ कोर्ट में मैरिज इंडोर्स करते हैं या रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो हिंदू कानून के क्लॉज मान करके लिख देता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अपमान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी बात जायज है और इनको हिंदू कानून से बाहर करो। अब ये भी नहीं जानना चाहता कि भाई बाबा साहब ने क्या किया, हिंदू कोड बिल में क्या किया, और फिर बाद में बाबा साहब ने ऐसा लिखा कि हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत ये लोग माने जाएंगे। हाँ, ये बात पहले हमने कई लोगों से, नागपुर के लोगों से चर्चा किया बाबा साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पहले हिंदू जो शब्द था वो सेकुलर शब्द था, इसलिए हिंदू शब्द बुलाया जाता है। हिंदू का मतलब ब्राह्मण नहीं है, हिंदू का मतलब है मुस्लिम और ईसाई और पर्शियन को छोड़ करके जितनी कम्युनिटी है वो एज हिंदू ट्रीट की जाती थी। बाद में रिलीजन का उसका दर्जा मिला। 1955 में मैरिज एक्ट पास हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, तो 56 में सक्सीशन एंड माइनॉरिटी एक्ट पास हुआ। अब उस माइनॉरिटी में वही लैंग्वेज लिखी है जो संविधान के आर्टिकल 25(2) में लिखी। शुक्र केवल इतना है, अच्छा केवल इतना है कि सिख कम्युनिटी के लिए 25(2) में लिखा गया है कि उनको कृपाण धारण करना और इत्यादि की उनको स्वतंत्रता है। बाकी धर्मों के बारे में कुछ नहीं लिखा कि बौद्धों की क्या स्वतंत्रता होगी, जैनों की क्या स्वतंत्रता होगी, ये नहीं लिखा। अब बात ये आती है कि जब एक जैन धर्म या बौद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, प्राचीन धर्म है, ईस्वी पूर्व का धर्म, और अशोक काल में बृहद धर्म है। अशोक काल को अगर हम माने तो वो राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि राष्ट्र की प्रत्येक व्यवस्था में बौद्ध धर्म की छाप मिलती है संविधान में, और सब पार्लियामेंट्री जितना सिस्टम चल रहा है वो बौद्ध धर्म के सिस्टम से चल रहा है, चाहे वो गणतांत्रिक हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे और भी हो, अशोक की लाट हो, कुछ और हो, ये सब सिंबल उसी का है। तो पिछली ये भी कह सकते हैं कि या आज का भी भारत ही बौद्ध भारत है, लेकिन दूसरे लोगों ने गिरफ्त में ले रखा है, जो असामाजिक लोग हैं उन्होंने उसको हड़प रखा। सब सही है। ब्रजेंद्र कुमार के मामले में आया डिसीजन कि इनको हिंदू कानून से बाहर करो और इनका सेपरेट पर्सन बनाओ। इसके बाद उस समय पर चांस ये था, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते 1-2 सांसद आपके पंजाब से सिख समाज के होते हैं, क्योंकि यह मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी है, तो 1-2-3 तो होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो। और वो मनमोहन सिंह जी से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैरिज एक्ट हम पास करते हैं। तो मैरिज एक्ट तो पास हो गया हम लोगों का, और इतने
असंतोष करके चुप बैठे हैं। 12 में नवंबर 2012 में ये पारित हो गया, लेकिन सक्सीशन एक्ट पास नहीं हुआ, माइनॉरिटी एक्ट पास नहीं हुआ। जिसका सक्सीशन एक्ट नहीं होता है उसका सेपरेट पर्सनल लॉ नहीं हो सकता। सक्सीशन का मतलब क्या है? सक्सीशन का मतलब ये होता है कि उत्तराधिकार। अगर कोई एक व्यक्ति परिवार में है तो परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा? दादा के बाद पिता होगा, पिता के बाद नाती होगा, नाती के बाद और कौन होगा? उत्तराधिकार। उसकी भूमि पर अधिकार, उसके मकान पर अधिकार, उसके धर्म पर अधिकार, उसके और सिस्टम पर अधिकार कौन होगा? मान लीजिए ये मामला तब आता है सामने जब एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले, तब उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? बोले एक व्यक्ति है हिंदू धर्म स्वीकार कर ले या हिंदू व्यक्ति सिख धर्म स्वीकार कर ले, तो हिंदू कानून क्या कहता है और सिख कानून क्या कहता है? दोनों के बीच में जो तालमेल होगा वो होगा। भाई सिख धर्म में अगर ये व्यवस्था है कि हमारे कानून में अगर कोई मेरा धर्म स्वीकार करता है तो उसके धर्म के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन उसका पालन करना पड़ेगा, वही उसका अधिकार होगा। दूसरे धर्म जहाँ से निकल रहा है वो उसका क्या कानून बोल रहा है? अगर कहें कि अगर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर कानून है तो, कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये व्यवस्था है। दूसरा मामला आता है माइनॉरिटी, माइनर माने बालक। अगर एक ऐसा बालक है जिसका कोई माता पिता नहीं, मतलब माता पिता मर गए हैं उसके, अब उसका प्रॉपर्टी का क्या अधिकार होगा? तीसरा आता है कि एडॉप्शन एक्ट। एडॉप्शन में यह है कि अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो उसका क्या अधिकार होगा? भाई गोद आपने किसी को लिया तो आपका कानून क्या कह रहा है? किस धर्म के अंतर्गत गोद कानून लिया गया है, उसका कानून क्या कह रहा है? इसको पर्सनल लॉ कहते हैं। इसलिए ये केवल है, शुक्र ये समझिए कि सिख समाज के लोग जो मैरिज करते हैं वो हिंदू कानून के अधीन अभी भी सिख लिख करके उनकी मान्यता है, जिसका कि नाम आपका आनंद साहब प्रस्ताव मैरिज एक्ट बोलते हैं। आनंद साहब प्रस्ताव मैरिज एक्ट उसके अंतर्गत आता है। अब प्रश्न उठता है कि बौद्धों का क्या होगा? अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। जब पेपर में निकला कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इनके कानून की नए, इनके सेपरेट कानून की बात करो, सरकार इसको एप्लीकेबल करे, तो एप्ली करने के बाद जब वो भी पेपर में निकला तो मैंने बहुत सारे बौद्धों की समितियों से मिला, लेकिन सारे लोगों ने हथियार डाल दिए और ये कह दिया भैया ये क्या बला है, ये क्या बला है, पर्सनल होता क्या नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं। चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे और विश्व बौद्ध महासभा हो, चाहे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे चुप हैं, केवल मीटिंग करते हैं, अपना काम करते हैं, बड़ी बड़ी हंगामा करते चले जाते। तब हम लोगों को सेपरेट अपना ये बनाना पड़ा और पूरी कॉपी विजेंद्र कौर की रिट पिटीशन की निकालनी पड़ी। 5,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट में दिए, किसी वकील को किए और करके उसमें निकाला। निकालने के बाद स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने बौद्ध और जैन की लड़ाई पहले ही लड़ी है उसने। जब ये तर्क उठा था, जो हमारे भाई भी कहते होंगे कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का पार्ट है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म तो हिंदू से ही निकले हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि हिंदू शब्द कहां से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। 1925 में पहले बार हिंदू महासभा बनी, इसके पहले तो हिंदू शब्द सुना ही नहीं गया किसी को। हिंदू महासभा पहली बार 1925 में बनी और उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। इसके पहले कम्युनिस्ट भी नहीं थी हमारे देश में। हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को धाराशाही करने के लिए ये पैरेलल में प्रतिक्रांति के रूप में संगठन बने हो, और उसी समय आरएसएस का भी गठन हुआ, सबको पता। अब
ये आता है कि हम बौद्ध कानून की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से लोगों से मिले, लेकिन कोई सफल नहीं। अंत में जाकर के लखनऊ दिल्ली में अंबेडकर भवन में हम लोग 5 से 10 मीटिंग किए। दिल्ली की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बुलाया गया, भारतीय बौद्ध महासभा को बुलाया गया, लेकिन कोई हाथ डालने को तैयार नहीं कि हम तो भाई केवल अपना समाज चलाते, मीटिंग करते और अपना कार्यालय चला रहे, बाकी हमको कुछ पता नहीं। इसलिए इंडियन बुद्धिस्ट धम्म मिशन तैयार किया गया, रजिस्टर्ड कराया गया लखनऊ में। इसके बाद हम लोगों ने लिखा पढ़ी शुरू की। लिखा पढ़ी करने के बाद 2013 से लिखा पढ़ी शुरू हुई और सरकार ने माना कि हमें बौद्ध कानून बनाना है, हमें बौद्ध कानून सेपरेट बनाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आर्टिकल 25(2) में आ रहे हो और इसके तहत तो तुम उसके पार्ट हो, और बाबा साहब ने तो यही लिखा है या संविधान में तो ऐसा ही लिखा है। हमें कह रहा हूं कि संविधान में जो लिखा है तो फिर संविधान में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो संविधान में अमेंडमेंट क्यों हो रहे हैं? भाई हर चीज में अमेंडमेंट की जरूरत है, अगर जरूरत है तो इसमें भी जरूरत है। जब बहुत से आर्टिकल अनुच्छेद बदले जा रहे हैं या उसमें क्लॉज के सब क्लॉज बनाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्लॉज नहीं बन सकता? इस मामले को लेकर के हम लोग जब 2 साल तक लगातार सरकार को लिखे, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2017 को ऑर्डर किया कि इनकी जो रिट पिटीशन है, इस आशय से वो की जा रही है, सॉल्व की जा रही है कि सरकार 6 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करेगी। बौद्ध पर्सनल लॉ बनाने के लिए 6 महीने में कार्रवाई करेगी। और अगर कोई अड़चन आ रही है तो आपका विधि आयोग है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसके साथ सजेशन ले लीजिए। इन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को मैटर नहीं भेजा और 6 महीने चुप रहे। इसके बाद हम लोग कंटेम्प्ट कोर्ट में गए। कंटेम्प्ट कोर्ट में डिसीजन आया कि सारे धर्म खत्म हो रहे हमारे देश से और हम यूसीसी ला रहे हैं, और यूसीसी के माध्यम से सारे धर्म जो पुराने हैं, जो लॉ है, वो सब खत्म हो जाएंगे आर्टिकल 44 के अंतर्गत। इसके बाद में बराबर लिखता रहा, करते रहे, तो इन्होंने कहा कि देखिए हमें कानून तो बनाना है, लेकिन यूसीसी को भी देखना है, फलाना भी देखना है और सबके हितों को देखना है। और जब यूसीसी का पूरा विवरण देखा गया कि यूसीसी है क्या चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में यह आया कि जिनके पहले से कानून बने हैं उनके कानून में समानता लानी है। तो मैंने उनसे कहा, इसके बाद लॉ कमीशन भी कई बार बैठा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में हमको बुलाया गया, यूसीसी के मामले में हम लोग 10 लोग लेके गए। उसमें उन्होंने जो तर्क दिया कि यूसीसी हम इसलिए ला रहे हैं कि विभिन्न धर्मों में असमानता है, उसको हम बराबर ठीक करना चाहते हैं। हमने तो बौद्ध धर्म और सिख धर्म का तो कानून ही नहीं है, तो उनमें कौन सी असमानता आप देख रहे हैं? उसका तो गवर्नमेंट की मानता नहीं, उसमें तो हिंदू धर्म के आर्टिकल 25(2) में मान्यता है। तो क्या वो लोग 25(2) में ही रहेंगे, 2B में ही रहेंगे? क्या 2(3) नहीं बनाया जा सकता, 2(4) नहीं बनाया जा सकता? अब जब भी आपने देखा होगा EWS का जो रिजर्वेशन आया है, उस रिजर्वेशन में 16 आर्टिकल 15 आर्टिकल में आगे नीचे छोड़ दिया गया कि 15(4) है तो 15(5) कर दिया गया, 15(6) कर दिया गया। क्यों नहीं कर सकते? अमेंडमेंट किस बात का? तो इस बात को लेकर के सेवरल जो पिटीशंस है, अभी 15 कम से कम पिटीशंस पड़ी उनके पास, और हर बार कहते हैं कि इसमें कार्रवाई लीगल 3rd सेक्शन में पेंडिंग है। लीगल 3rd सेक्शन को केस भेज दिया गया। इधर विधि आयोग कह रहा है बार बार कि मेरे पास कोई चेयरमैन नहीं है, इसलिए ये सारा पावर है लॉ मिनिस्टर को है, और लीगल सेक्शन जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसको सुने। अगर वो कहता कि नहीं वो तो बाबा साहब अम्बेडकर 25(2) में लिख रखा है, अब वो अमिट है, अब वो कुछ हो नहीं सकता उसमें, ऐसा तो नहीं कहा उसने, कॉपी हमसे ले लीजिए। उसने हर बार ये कहा है कि ये लीगल 3rd सेक्शन में मामला को फॉरवर्ड कर दिया गया। लीगल 3rd सेक्शन को जब कहते हैं तो वो कहता है कि मैंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि मैंने आपके मामले को लीगल 3rd सेक्शन को भेज दिया है। प्रश्न ये उठता है
कि जहाँ तक ये है कि इस देश में 3 बातें, एक कथन है, उसको ध्यान से सुने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये है सब है भाई भाई। ये कहाँ से नारा चला इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इतना ही मानता हूँ कि सिख कम्युनिटीज को उन्होंने इसलिए लिया है कि उनके पास तलवार है। बौद्धों के पास तो कुछ है ही नहीं है, हाथ जोड़ने के हथियार तो कुछ है ही नहीं बौद्धों के पास। और जैन लोगों को कोई चिंता नहीं होगी, बिजनेसमैन है। तो प्रश्न उठता है कि बौद्धों को क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 3-4 बड़े प्रोटेस्ट दिल्ली में किए। अंबेडकर भवन में 3 दिन का प्रोटेस्ट किया, इसके बाद जंतर मंतर पे किया 2 बार, और ये रिपोर्ट आई है कि इस पे सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सरकार कैसी है ये सबको पता है, सरकार क्या कर सकती है ये भी सबको पता है। अब चूंकि मैं समझता हूँ अगर शायद मनमोहन सिंह जी होते या और कोई होते तो शायद कम से कम सुनने के लिए तैयार होते। ये तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि आपने किसानों का मामला देखा होगा, साल भर चला, कितने लोग मर गए। अपने आप कानून है, उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो बीच में नहीं आया। क्या जो किसानों का आंदोलन चला या 3 कानून किसान के लिए जो लाए जा रहे थे, क्या उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की सहमति ली गई? नहीं ली गई। सरकार ने अपने आप बिल लाए, ये कर रहे, हम ये कर रहे, वो कर, लोगों को पता चल गया। पता चल गया कि किसान भड़क गए, और चूंकि किसान जो हरियाणा और आपके पंजाब के लोग थे वो धरने पर बैठ गए, और साल भर चला और उनको वापिस लेना पड़ा। भले ही अभी वो बंद नहीं हुए, अभी भी वो कानून बंद नहीं हुए, लेकिन वापिस ले लिया गया, निरस्त नहीं किया गया। तो समस्या ये है कि बौद्धों के साथ तो दूसरी समस्या है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। पंजाब में तो मैं समझता हूँ 0.1% भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसा समझ लें तो हमारी ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल बोर्ड है, उस बोर्ड में माननीय गगन बौद्ध जी उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं, जिसमें कि 4-5 स्टेट आते हैं, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख और हिमाचल, और प्लस आपका जम्मू कश्मीर। उसमें से इसकी बॉडी मजबूत करके अगले आंदोलन की भूमिका बनानी है। अगर हमारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ हैं तो उसको इस चीज को समझना चाहिए। तीसरी बात ये आ रही है कि 1990 एक्ट बना, जिसमें कि ये कहा गया कि आरंभ में जो 1950 शेड्यूल कास्ट एक्ट बना था, 1950 शेड्यूल कास्ट एक्ट, फिर उसमें 56 एक्ट बना, 58 एक्ट बना, 62 एक्ट बना, 72 एक्ट बना, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। उनमें से जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो बुद्धिस्ट अगर बनते थे तो उनको रिजर्वेशन खत्म हो जाता। इसके बाद 1990 एक्ट आया, जिसमें यह कहा कि अगर बुद्धिस्ट अडॉप्ट करते हैं तो भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बशर्ते वो पहले से शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ले सकते हैं। तीसरा मामला ये आता है कि सिख, अदरवाइज तो ये कंडीशन थी कि पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप सिख हैं, अगर वो शेड्यूल कास्ट की सूची में हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर वो शेड्यूल कास्ट की सूची में नहीं है तो नहीं मिलेगा। सिख भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, ओबीसी भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, जनरल भी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए यह निश्चित था अन्य स्टेट के लिए कि अगर वो हिंदू हैं तभी वो शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे। तो वो जो 1990 एक्ट आया तो उसमें यह हुआ कि अगर कोई बुद्धिस्ट भी बनता है, अगर वो पहले से शेड्यूल कास्ट है तो उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरी समस्या कब एक खड़ी हो गई, जब 1992 एक्ट बना। 1992 में माइनॉरिटी एक्ट बना, अल्पसंख्यक एक्ट बना, और अल्पसंख्यक एक्ट में धार्मिक कम्युनिटी को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला बहुसंख्यक समाज, जिसको कि सामान्यतः हिंदू कहते हैं, और अल्पसंख्यक समाज जिसमें कि 6 धर्म, पहले 5 थे अब 6 धर्म किए गए, जैसे मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड पर्शियन। जैन अभी 14 में जोड़ा गया है, जैन पहले इसमें नहीं थे। 14 में अमेंडमेंट ला करके जैन को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जोड़ा गया है। हमारा कहना यह है कि जब हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में हैं तो हम हिंदू कानून में क्यों हैं? जब हम माइनॉरिटी कम्युनिटी 1992 एक्ट जब पास हो गया और हम माइनॉरिटी कम्युनिटी का पार्ट हो गया तो बहुसंख्यक हिंदू का पार्ट तो मैं नहीं रहा। तो हम उस आर्टिकल 14(2) से हमको निकाला जाना चाहिए।
लेकिन हमारे लोगों ने जब 1992 एक्ट बना, माइनॉरिटी एक्ट बना, तो बौद्धों ने कोई बात ही नहीं उठाई, न सिखों ने कोई बात उठाई, न जैन लोगों को चिंता नहीं थी उस समय। 92 एक्ट बना तो प्रश्न नहीं उठता है। ये कंट्रोवर्सी इस प्रकार की है कि एक तरफ हम माइनॉरिटी एक्ट में हैं और दूसरी तरफ हम हिंदू एक्ट में हैं। तो हमारा मालिक कितने हैं? हमारे मालिक कितने हैं? हम कितने लोग की गुलामी में जी रहे हैं? एक तो हिंदुओं की गुलामी में हम हजारों सालों से जीते रहे, बुद्धिस्ट लोग भी, जबकि पहले अशोक काल के बाद इस हमारे देश में कत्लेआम हुआ बौद्धों का, और बौद्धों का सारा सर्वनाश हो गया। इसके बाद जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया 2012-13 में, तब से तो हम लोग गुलामी ही जी रहे। तो प्रश्न नहीं उठता है, हम लोगों का ये राय थी, अभी माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर लखनऊ में गई थी, उसमें इन मुद्दों पर सारी चर्चा हुई थी। और कमीशन में भी कमीशन बार बार लिख रहा है कि इनके कानून पर कार्रवाई करो, उनके कानून पर कार्रवाई करो, लेकिन सरकार इस तरह की चुप्पी काट जाती है। अब मामला ये था कि हम लोगों को जो अभी आपने एक मुद्दा और उठाया है कि इस सरकार का जो रवैया है, बारी बारी से सबको खत्म करना है, सारे धार्मिक अल्पसंख्यकों को धीरे धीरे उनकी संपत्ति को हड़पना है और उनकी आइडेंटिटी को खत्म करना है। कल आज मुसलमानों की बात कही जा रही है, कल सिखों की बात हो सकती है। बौद्धों की तो भाई आवाज ही नहीं है। बौद्धों को तो हमने समझ लिया है कि इनको तो हमने मार के रखा ही है पहले से, क्योंकि प्राचीन बौद्ध जितने हैं हिमालय वाले, उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो रेफ्यूजी हैं और यहाँ केवल बिजनेस करने के लिए आते हैं। दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे जालंधर में हो, चाहे अमृतसर में हो, केवल वो अपनी दुकानें लगाने के लिए सर्दियों में आते हैं, बिजनेस करके यहाँ से चले जाते हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे तो सरकार जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है उनका, जो बौद्धों के नाम पर जो क्रेडिट मिलती है वो उन्हीं को देते हैं, हम लोग को नहीं देते। तो कह वो कहते हैं आप तो न्यू बुद्धिस्ट हैं, अभी कैसे बुद्धिस्ट है, आप साबित करिए आप बुद्धिस्ट हैं कि नहीं है। जबकि क्लॉज ये कह रहा है, अगर आपने नोटरी हलफनामा में सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट, तो आप बुद्धिस्ट हैं। भाई जब कोई प्रमाण पत्र आप लेने जाते शेड्यूल कास्ट का, जब कोई प्रमाण पत्र, उसमें एक हलफनामा आप देते कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वास्तव में ये हूँ और मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ठीक कहा है, अपने संज्ञान में ठीक कहा है, यही तो लिखा जाता है, 4 बातें। तो प्रश्न उठता है कि माइनॉरिटी कमीशन तो कह रहा है कि यही पर्याप्त है, लेकिन जो हमारा एसडीएम तहसीलदार कहता है कि हम आपको नहीं, हम इस डिक्लेरेशन को नहीं मानते, हम आपको बुद्धिस्ट नहीं मानते। तो प्रश्न उठता है कि एक समस्या है, इस समस्या के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक कानून हमारा अपना नहीं होगा, जब तक हमारा कानून अपना नहीं होगा, दूसरे कानून के अधीन हम गुलामी में जिएंगे तो हमारी स्वतंत्रता नहीं हो सकती, हमारी स्वतंत्रता बाधित होगी। क्योंकि कानून, इस देश में कानून का राज है, इस देश में जजवाती राज नहीं है। जजवाती राज उनके लिए है जिनके पास लाठी डंडा है। आरएसएस के लोग भले ही 100 आदमी यहाँ परेड करते हुए लाठी लेकर निकल जाए तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर 2 आदमी 4 आदमी लाठी लेकर निकलोगे तो आपको वही चौराहे पर रोक देंगे। ये दंगा होने का आशंका है, आपको अनुमति दी जाती है, आप यहाँ से आगे न बढ़िए। ये समस्या हमारे देश की है। तो मैं समझता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये बात रखी है, एक सेट बाद में आप लोग ले लेना कितनी कार्रवाई हुई है। हिंदू कानून के अंतर्गत जो बात अभी उठी है, उसमें एक जो हिंदू मैरिज एक्ट का एक पन्ना हमने सरकार को दिया है कि हम ये चाहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके अंतर्गत ये है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ये किन किन पे लागू होगा। संविधान में जो लिखा है वही व्यवस्था इसमें भी लिखी गई पूरी। एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाई रिलीजन, एक होता है कस्टम, रिवाज, रीत, एक होता है बाई रिलीजन, यहाँ सब बता गया। और जो आपको मैंने कहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जो 6 रिलीजन आते हैं, वो रिलीजियस कम्युनिटी है, वो वैसी नहीं हवा में कहने वाली कि मैं कबीर पंथी हो, मैं रविदास पंथी हो, मैं साईं पंथी हो, वो नहीं है, रिलीजियस। तो रिलीजन किनको माना गया है? रिकॉर्ड में जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं
जब आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो उसमें कबीरपंथी नहीं लिखा जाता, उसमें आपको सिख लिखना है, बौद्ध लिखना है, जैन लिखना है, हिंदू लिखना है, मुस्लिम लिखना है, क्रिश्चियंस लिखना है। हो सकता है स्टेट में लिंगायत को अगर मान्यता मिल गई है तो कर्नाटका को लिख सकते हैं इस तरह। इसमें क्या है, हिंदू बाई रिलीजन इन एनी ऑफ फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग वीरा सेवा या शिव को मानने वाले, ये लिंगायत और एक फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, मतलब ब्रह्मा का फॉलोवर हो, और प्रार्थना, एक उनका प्रार्थना ग्रुप है, और आर्य समाज, इनको मूल रूप से हिंदू कहा गया है। आगे, टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाई रिलीजन, इन पे ये एप्लीकेशन होगा। तीसरे नंबर में टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी इन विच द एक्ट एक्सटेंड हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड पर्शियन बाई रिलीजन, मतलब जो मुस्लिम नहीं है और आपका क्रिश्चियन नहीं है और पर्शियन नहीं है, और जो अन्य कोई बचा हुआ है, जैसे कहते हैं कि कहा गया कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। इस देश में 2% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता, जैसे कम्युनिस्ट नेचर के लोग। कम्युनिस्ट ज्यादातर धर्म की मुखावलियत करते हैं, बुराई करते हैं, तो ऐसे लोग 2% हैं, इन पर भी यही लागू होगा, क्योंकि उनके पर्सनल कानून नहीं है। जिस दिन पर्सनल कानून बनेगा उस दिन आप उससे खत्म हो जाएंगे। ये मेरा मैटर है। एक्सप्लेनेशन, द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिज्म, जैन, सिख बाई रिलीजन एज केस में बी, जैसा भी केस हो। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और अलेजिटिमेट बोथ ऑफ दोज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिक एंड सिख बाई रिलीजन। इस तरह से आगे ये चाइल्ड लेजिटिमेट और अलेजिटिमेट, वैध या अवैध का सर्विस से सेंस निकलता है। वन ऑफ हुज पेरेंट ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाई रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज द मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप्स और फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग्स, एंड any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain and Sikh religion। इस तरह से ये 4 कैटेगरी 3 कैटेगरी इन्होंने अलग अलग दी हैं, और बाकी ये आर्टिकल जो क्लोज किया गया 366 आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, हो सकता है उस समय की व्यवस्था ऐसी रही हो। अब दूसरा विषय ये कहते हैं कि बाबा साहब ने उस समय ऐसा क्यों नहीं कहा। हमारी भी चिंता है इस मामले में, हमारी भी अपनी चिंता है कि बाबा साहब ने जब ये 1955 कानून आया या संविधान में ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ या संविधान में ऐसा किया गया या बाबा साहब ने स्वयं संविधान लिखा। मेरे हिसाब से ये आता है कि बाबा साहब ने जो पहला संविधान लिखा था वो उसमें 315 धाराएं थी, 315 अनुच्छेद थे, बाद में ऐड होते गए। तो चूंकि 25 आर्टिकल पहले से हैं तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि 25 आर्टिकल है, बाबा साहब के समय में होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि 2 भाग में ये लिखा गया। पहला आर्टिकल ये बोल रहा है 25A कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की मान्यता, पठन पाठन, पूजा पाठ करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार का अधिकार है। दूसरे में ये कहा गया है कि हिंदू कानून जो है उसके अंतर्गत ये धर्म इसमें समाहित किए गए। अब प्रश्न है कि आज की डेट में अगर आप ये मानते हैं कि हमें हिंदू ही रहना है, हमें अपने कानून की बात नहीं करनी है, तो अब अपना अच्छी बात है। अगर ये चाहते हैं कि जब हिंदू हम हैं नहीं है और हमारे हिंदू धर्म मेरा कब्जेदार क्यों हो, और ये मान के चलिए अगर ये हिंदू कानून रहेगा तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी आपकी कोई भी नहीं है, उसका सबको परिमालिक है वो हिंदू है। और हिंदू शब्द का मतलब केवल ब्राह्मण है, हिंदू शब्द का मतलब केवल पुरोहित के रूप में ब्राह्मण है, बाकी कोई बन नहीं सकता।
बाकी सेवागार हैं सब, तो सेवागार के रूप में हम लोग रहें। महाबोधि विहार जो जैसे मामला चल रहा है बोध गया का, तो मैं ये कहता हूँ कानून हक उनका है, या तो आप पर्सनल बना लीजिए, हिंदू कानून से बाहर निकलिए, तब नट लेके निकलिए, भाई कानून उनका है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि वो महाबोधि विहार हमें मिलना चाहिए, हाँ मोरल ग्राउंड पे भी मिलना चाहिए। अगर इंटरनल भी आपका भाई एक अंदर है तो उस भाई को भी अधिकार मिलना चाहिए। मान लीजिए कि बुद्धिस्ट हिंदू उसका मालिक है और हिंदू एक पिता के समान है, बाकी सब उसके भाई भतीजे हैं, तो भाई को भी तो अधिकार चाहिए। लेकिन अगर आप आर्टिकल 14 और 15 की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से रिलीजियस ग्राउंड पर एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकता या उस पर आधिपत्य नहीं कर सकता, अधिकार नहीं जला सकता। तो इसके लिए तो हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तीसरा मामला ये है कि इनका कहना है कि जब हम लोग लॉ मंत्रालय में लॉ कमीशन में बैठे थे, इस बात वहाँ उठी थी, उन्होंने ये कहा कि कल आप मांग कर रहे, परसों सिख मांग करना शुरू कर देंगे। हमने कहा भैया जिसका अधिकार वो तो मांगेगा, तो जायज अधिकार तो तुम्हें देना भी चाहिए। अगर आप हिंदू हो और हिंदू अगर तुम न्यायप्रिय आदमी हो, आप मानवीयता रखते हो, तो उनको अधिकार दीजिए। और दूसरी बात है कि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, तो फिर एक धर्म दूसरे धर्म के अधीन गुलामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? तो वो कह रहे वो तो भारत सरकार में आपका केस पेंडिंग है, हम तो यूसीसी के लिए बुलाया आप लोगों को, हमने यूसीसी का मामला इसे जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बौद्ध लोग यूसीसी नहीं चाहते। यूसीसी का मतलब है बौद्ध लोग सदैव हिंदू कानून में ही रहेंगे, क्योंकि आपका अपना कानून है नहीं है, और कानूनों में समानता की जा रही है, तो कानून उनके माने जाएंगे जिनके कानून बने हैं। जब सिख समाज का कोई कानून नहीं है, जब कोई बौद्धों का कोई कानून नहीं है, जैनिस कोई कानून नहीं है, तो वे तो सदैव के लिए बौद्ध हिंदू कानून में ही रहेंगे अगर यूसीसी लागू होता है। इन सब के विरोध करने के बाद 31 मार्च 2014 को उसने जो चेयरमैन था उसने रिजाइन कर दिया और ये रिपोर्ट लगा दिया कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सब लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी ने भी उसका विरोध किया कि हमें यूसीसी नहीं चाहिए, हमें तो पर्सनल लॉ चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इसकी लड़ाई हम कितनी तेज करें, इसमें धार कैसे निकालें, लोगों को कन्विंस कैसे करें, ये वैसे हमारा करें। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनका कहना है कि संविधान के आर्टिकल 44 के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है कि यूसीसी भारत सरकार को लाना चाहिए। तो यूसीसी का सेंस दो प्रकार से निकलता है, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं मिलता है। अगर क्लैरिफिकेशन मिले तो आप लोग देखिए। ये है कि यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का आशय ये निकलता है कि विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उन कानूनों में सारे धर्मों के आधार पर सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। तो मैं समझता हूँ कि सिविल कानून जो होता है, सिविल कानून का मतलब क्या है कि आपको कैसे चलना फिरना और अपना राइट लेना देना, वो सब आपको अधिकार है। जैसे एक आदमी अगर डकैती डालता है, एक आदमी डकैती डालता है, अगर वो सिख है, मुस्लिम है, जैन है या बौद्ध है या हिंदू है, तो मर्डर का केस सबको बराबर लगेगा। अगर एक डकैती डालता है, मर्डर करता है, तो मर्डर करने के बाद जो एक कानून बना हुआ सारे धर्मों के लिए बराबर है। वो आप कह सकते हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा कह रहा हूँ, आप कानून की भाषा कह रहे हो। तो लेकिन क्या था कि पहले ब्राह्मण अगर ऐसा करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, ठाकुर अगर ऐसा करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी मनुस्मृति के अंतर्गत, बनिया अगर करता था तो इस प्रकार की सजा मिलती थी। अगर शूद्र कोई करता है, अन्य व्यक्ति कोई करता है, तो ये सजा मिलेगी। इसका आशय ये था। लेकिन इन्होंने कहा कि सारे धर्मों को हमें एक करना है। हमने कहा भैया ये बताओ कि सारी मस्जिद तुम गिरा दोगे? बराबर करना, सारी मस्जिद गिराओगे तो वहाँ मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने जाएंगे? या सारे गुरुद्वारे आप गिरा देंगे? या सारे आप हिंदुओं के मंदिर जो बने उनको गिरा देंगे आप? फिर कहेंगे कि एक जैसे सब बनाओ, एक ही सैंपल के बनाओ, एक तरीके के बनाओ? या क्या बराबरी लाई जा सकती है? सिविल का मतलब क्या होता है?
सिविल का मतलब एक नागरिक के फंडामेंटल राइट क्या है भाई? अगर आप चोरी करेंगे तो चोरी का केस सब पे लगेगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ केस सब पे लगेगा, फ्रॉड करेंगे, गबन करेंगे किसी बैंक में तो उसका केस सबको नहीं। इसमें धर्म के आधार पर कोई डिफरेंसेस तो है नहीं है कि अगर सरकार जी करेंगे तो हम उनको 2 साल की सजा है, बौद्ध करेंगे तो 10 साल की सजा है, ऐसा तो है नहीं कहीं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आ गया? ये मामला केवल बौद्ध कानून रोकने का षड्यंत्र है, सिंपल षड्यंत्र। जब ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इनका कानून 6 महीने में पास करो, तो फिर ये टाल रहे, हम यूसीसी ला रहे, बराबर करेंगे, ये करेंगे। भैया यूसीसी का तुमने डिमांड ही नहीं किया है। हम तो भैया भैंस खरीदने आए, तुम कह रहे कि गाय खरीद के ले जाओ। हम भाई गाय खरीद के क्यों ले? हम तो भैंस खरीदने आए। तो ये स्थिति इस देश की, इस सरकार की नियत है। इस नियत को तोड़ने के लिए जब अभी लखनऊ बैठक हुई थी, मैंने अपने लोग सब लोगों ने प्रस्ताव किया था। हमारा दुख इस बात का है कि जब हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी की बैठक बुलाते हैं ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के बिहाफ पर, और उनको कन्विंस भी करते हैं कि सिख लोगों को भी अपनी बैठक बुलाना चाहिए, लेकिन वो हमारी बैठक में नहीं आते। आपके लखनऊ में राजेंद्र सिंह पग्गा जी हैं, जो उसके प्रेसिडेंट है गुरुद्वारा नाका जो आपका ऐसे वो गुरुद्वारा है। 2 बार 3 बार बैठक हुई कि ठीक है बहुत अच्छा कर रहे, किसी को भेजेंगे, किसी को करेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये नहीं रहती, मैं किसी को भेजूंगा, लेकिन कोई आता नहीं है। दूसरा मामला ये आता है कि अगर हिंदू धर्म से लड़ना है, हिंदू उन्मादी लोगों से लड़ना है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जब हमको क्लिक कर दिया गया, एक दरवाजे में बंद कर दिया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो हमको मिलकर के लाइन लगनी चाहिए, नहीं तो माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं होगा। जब हम बटे ही रहे तो हम मार खाते रहे, कल वो मार खा रहे, कल हम खाएंगे, और तरह तरह के तरीके होंगे, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कहा कि हम लोग 7 लोग 6 लोग मिलकर के, पर्शियन तो कम्युनिटी बहुत कम है इस देश में, टाटा बिरला का पर्शियन कहे जाते थे, टाटा बिरला, उनकी कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी है वो 50,000 पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में वो 50,000 है। क्योंकि उनके यहाँ सबसे बड़ी शर्त यह है कि कन्वर्टेड कोई पारसी नहीं बन सकता, परिवर्तित मतलब कोई कन्वर्टेड कोई पारसी नहीं बन सकता, जितने हैं वो वही है, उन्हीं के परिवार के लोग वंशानुगत है। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 6 लोग 5 लोग जो मेजॉरिटी में अलग अलग जगह हैं, एक अल्पसंख्यक भवन बनाओ, और अल्पसंख्यक भवन बना करके सबका एक कार्यालय खोलो एक साथ, जिससे कि दूसरे लोगों में दहशत हो कि ये तो सब इकट्ठे हो गए, अगर हम एक को मारेंगे तो सारे 5 और 6 लोग हमको मारेंगे। तो ये मेरा उनका प्रस्ताव था, लेकिन हाँ सब लोगों ने कहा, उस जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बैठक हुई, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर के साथ बैठक हुई, और हमारे मुस्लिम भाई को उसमें सिख भाई नहीं आए, बड़ी समस्या ये आती है। उसमें ये कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है भाई, हमें कुछ डराना है, धमकाना है, कुछ लड़ना भी है, कुछ कानूनी रूप से लड़ना है, कुछ डंडा लेके भी लड़ना है। जहाँ डंडे की लड़ाई वहाँ डंडे से लड़ना पड़ेगा। पर्शियन और निर्लज करने की उनकी संख्या बहुत कम है, वो तो बिजनेसमैन है, अपने बड़े बड़े बाहर के लोग हैं, 5 है, लेकिन 5 पे 1 होना पड़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इस मुद्दे को जो मैंने रखा है, तो इसमें जितनी जो अभी तक है जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का सेट आप लोग एक बार में ले लेना, और इस मामले को आप लोग समझ लीजिए अगर आपको लगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब ने सबसे पहले बौद्ध धर्म के कदम में 20 मई 1950 को संविधान की पूर्ति होने के बाद ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि बुद्ध और उनके गंतव्य हमारे देश में बुद्धिज्म का अंत हो गया, इसको भी दोबारा डेवलप करो। और इस बात को बुद्धिज्म कैसा होना चाहिए दिल्ली के बुद्ध जयंती पर उन्होंने भाषण दिया, और ये पब्लिश किया गया और हर जगह स्टॉल पर मिलता है। इसमें उन्होंने यही कहा कि जब तक ये बुद्धिज्म रिचुअल के साथ साथ इनकी एजुकेशन डेवलप नहीं करेगी, इनके गुरुद्वारों में, इनके जो बुद्ध विहारों में एजुकेशन जब तक नहीं होगी,
इनके अपने कॉलेज स्कूल नहीं होंगे तब तक नीचे की ग्रोथ पैदा नहीं होगी। नीचे की ग्रोथ पैदा नहीं होगी। हम लोग जितना बुद्धिज्म चला रहे, हवा में चला रहे, बूढ़े लोग चला रहे, मर के चले गए, अपने साथ लेके चले गए। हमने एक भी स्कूल नहीं खोला। बुद्ध विहार तो बहुत सारे बनाए, लेकिन हमने एक भी स्कूल नहीं खोला। हमें शुक्र इस बात का है कि कम से कम सिख समाज ने, सिंधी समाज ने स्कूल खोले, मुस्लिम समाज ने अपने स्कूल खोले, जिससे कुछ उनकी अपनी जो तालीम है, अपनी शिक्षा चल रही है। लेकिन उसको नष्ट करने में ये सरकार तरह तरह के बिल ला रही है। कल आज ये दूसरा बिल आया है, आपका वक्फ बोर्ड का बिल आया है, तो कल आपका सिख बोर्ड का बिल आएगा। तो वो इसलिए भी आए या ना आए क्योंकि आप लोग हिंदू कानून में पहले से आते हैं, आपका कोई पर्सनल लॉ है नहीं, उनका तो पर्सनल लॉ है। ब्रीफिंग में करते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1936 में क्रिश्चियन कानून बनाया। 1936 में सबसे पहले आपका क्रिश्चियन कानून बना और 1938 में मुस्लिम कानून बना, 1942 में पर्शियन कानून बना और इसके बाद 1955-56 में हिंदू कानून बना। तो ये 4 लोगों के कानून हैं। सिख समाज का केवल मैरिज एक्ट है, मैरिज वैलिड है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोई मामला विवाद आता है, तलाक का मामला आता है, कोई कुछ मामला है तो सुनवाई होगी। बौद्धों के मामले में कोर्ट ये कह देता है सीधा कि हम आपका जो मैरिज हुआ है वो कुछ एक्ट से हुआ है, आपकी जो मैरिज हुई है वो कुछ कानून से हुई है। जब कोई कानून ही नहीं है तो तुमने बुद्धिस्ट से मैरिज कर कैसे लिया? आपको तो हिंदू कानून में आते तो हिंदू ढंग से करिए, इसलिए आता है। तो इसका मतलब बुद्धिस्ट कल्चर को क्रिश करने के लिए सब उनकी साजिश। और हमारी जायज बात यह भी है कि जब आपका बौद्ध कानून नहीं है तो वो कह रहे कि अगर कोई तलाक लेता है, अगर कोई हरजाना मांगता है, कोई महिला हरजाना मांगती है तो किस कानून से आपको हरजाना मिले? दूसरा पक्ष ये कह देता है इनको हरजाना इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि इन जो हिंदू कानून की आप बात कर रहे हैं, हिंदू कानून से हमने मैरिज की ही नहीं है, मैंने तो बौद्ध रीत से की है। अगर हिंदू कानून हिंदू रीत रिवाज से करते तो 7 फेरे अग्नि के सामने डालना चाहिए था, तब आपकी मैरिज होगी। तो प्रश्न ये है कि ये ऐसी स्थितियां हैं जो सामाजिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रही हैं। अगर एक बौद्ध को इस बात की चिंता है कि बौद्ध कानून होना चाहिए तो जो ये संघर्ष चल रहा है, जो मामला ये चल रहा है, उसमें आपको साथ देना चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो हम आपका साधुवाद करेंगे, अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं मानूंगा कि या तो आप बुद्धिस्ट है नहीं है कि बौद्धों के प्रति जो हो रहा है उस पर आपकी कोई चिंता नहीं है, या फिर हैं तो केवल आप मानते हैं, उस पर चलते नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप में से जो यहाँ बुद्धिस्ट अगर मेंटालिटी के लोग बैठे हैं, विचारधारा के लोग बैठे हैं, तो इसमें आप आगे आइए। हमारा विरोध ये नहीं है कि महाबोधि विहार आंदोलन क्यों चल रहा है, इसके लिए हमारी केवल इतनी ही है कि ये मामला हमारा लॉ मिनिस्टर में, लॉ मिनिस्ट्री के साथ चल रहा था जब उसमें किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे। और ऐसा मानना है किरण रिजिजू तवांग के या अरुणाचल प्रदेश के बुद्धिस्ट है, लेकिन 3 साल तक वो अपनी फाइल बंद करके रखे रहे। मैंने बहुत प्रकार से इधर उधर से लगाया कि बुद्धिस्ट डेलीगेशन से बात तो करो, लेकिन उनके पीए ने यह बताया हमको कि यहाँ आरएसएस इनको चला रहा है, आरएसएस के लोग इनके बगल में बैठे रहते हैं और शाम को रिपोर्ट जाती है कि भाई इनसे कौन कौन मिलने आया है। इसलिए अगर वो आपसे मिलने का समय दे देंगे तो इनकी यहाँ से सीट खाली हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या? या सिख समाज का व्यक्ति अगर सिख समाज के ऊपर कोई अत्याचार अनाचार हो, अगर वो चुप रहे तो सिख किस बात का? या मुस्लिम के प्रति अगर कोई अनाचार अत्याचार हो तो मुस्लिम किस बात का चुप बैठे? ये स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस आरएसएस ने इस तरह से लोगों को बंद कर रखा है
कि जो कुछ को तो लोभ लालच देकर के मंत्री बनाकर उनको अपने कब्जे में कर लो, कुछ को उनको छोटे मोटे पद दे करके या धमका करके अपने कब्जे में कर लो, अगर जो बोलता है उनके प्रति दूसरे केस लगा के उनको अंदर कर दो। तो ये मामले हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो नैतिकता जो हमारी झलकती है, जो हमारे धर्म की जो उसूल बोलते हैं, हमारे धर्म के जो नियम बोलते हैं या अनुशासन बोल रहा है, उसमें हम कहाँ खड़े हो रहे हैं? अगर हम कहाँ खड़े हो रहे हैं? अगर हम न्याय के साथ खड़े नहीं हैं तो हमारे धर्म का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस तरह के कुछ सोचना चाहिए। तीसरा ये है कि मिलके अगर इसको आप सोच रहे हैं कि हम अकेले मारे जाएंगे, तो आप लोग इकट्ठे होइए। फिर इकट्ठे होकर के हम लोग जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग जो 20% पढ़ते हैं, तो 20% लोग इकट्ठे हो। पर आपको ये बता दूं कि जो क्लॉज बनाए गए हैं, ये 12 से लेकर के 31-35 तक, जिसमें समता और संस्कृति का सेक्शन है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जानबूझकर ये बनाया कि इस देश में मेजॉरिटी में दूसरे लोग हैं, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा कैसे होगी? तो अल्पसंख्यकों के सेपरेट राइट उसमें दिए गए 25 से लेकर के 31-32 तक। उसमें आपको डेवलपमेंट करना है, संस्कृत डेवलपमेंट करना है, स्कूल बनाना है, प्रचार प्रसार करना है, आपकी जो जमीनें हैं, आपका जो धरोहर है, आपके जो खंडियार हैं, आपकी पुरानी धरोहर, उसको कैसे संरक्षित करेंगे? वो सारे नियम उसमें समाहित है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसको आप लोग देखिए कि कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो ये कहा कि जब ब्रजेंद्र कौर मैडम अकेली लड़ सकती है, तो मैं हजारों आदमी क्यों नहीं लड़ सकती? जब ब्रजेंद्र कौर के साथ कोई भी संगठन साथ में नहीं था, जिसको आप आनंद साव, आपका अमृतसर का है या आपका कोई गुरुद्वारा समिति नहीं दे सकती, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सारे गांव के लोग कोर्ट में जाए, सारे समिति के लोग कोर्ट में जाए। न्याय के लिए तो एक आदमी ही पर्याप्त है। न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए एक आदमी ही पर्याप्त है। वो अपने अधिकार की बात कर सकता, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे अधिकार चाहिए, पड़ोसी को नहीं चाहिए। इनको खूब मारा पीटा जाता है, ये नहीं बोलते, हमको इन्होंने मारा पीटा इसलिए मैं कोर्ट में आ जाऊँ, मुझे न्याय दिया गया। तो न्याय उसी को मिलता है जो कोर्ट में जाता है या अपनी बात कहता है सरकार के सामने या जो भी न्यायालय मंत्रालय उसके सामने। तो ऐसी स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो लास्ट में इन्होंने कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ, जो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो खत्म हो जाए। ये इन लोगों सबसे मिला गया है, जो आपका अटूका मेघवाल है, तो इसमें 2 साउथ के जो सांसद है तो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो तमिलनाडु के हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हमसे विरोध कर रहे हैं, तो बौद्धों का मैटर क्यों उठा रहे हो? हैं, हमें शेड्यूल कास्ट का मैटर उठाना चाहिए। उन्होंने कहा न्याय के लिए तो किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा हुआ है। भाई बौद्धों का कानून नहीं है, तो बौद्धों का कानून होना चाहिए। जब वो हिंदू नहीं है तो फिर वो दूसरों क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने से कमेटी वो ले लीजिए। तो इसके बाद ये इन्होंने ऑर्डर किया है, एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट ही करके बैठे हुए बार इधर भेज देते, बार इधर भेज। ये नहीं कहते कि कानून नहीं बन सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री मुकुंद खैरे, नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सन लॉ, रिगार्डिंग enactment of Buddhist person law and to provide the constitutional sanctity to Buddhist as an independent religion. Independent religion. अभी तो हम किस रिलीजन में हैं? I am directed to refer your representation dated 24 July 2018 on the subject mentioned above to provide constitutional sanctity to Buddhist as an independent religion and to make Buddhist personal law. क्योंकि ये पर्सनल लॉ की कॉपी इनेक्टमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये कॉपी हम लोग जमा कर चुके हैं, हम लोग ड्राफ्ट करके ये पूरी कॉपी अंग्रेजी में जमा कर चुके हैं और ये हिंदी में इसका वर्जन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल की लैंग्वेज हर आदमी के बस की बात नहीं उसका अर्थ निकालना। ये हिंदी में है, जिसको चाहिए हम 10 कॉपी लाए हैं, वो 50 रुपए दे करके ले सकते हैं। आगे इट मे बी मेंशन दैट ए रिट पिटीशन, जो मैंने अभी रिट पिटीशन बताई है 1018 ऑफ 2016 इंडियन बुद्धिस्ट मिशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
and others has been filed before the Honorable Supreme Court of India seeking direction to direct the Union of India to enactment a Buddhist personal law. The Honorable Court void its order dated 3 January 2017 dispose of writ petition as follows. That we dispose of this writ petition with a direction to the respondent, Government of India, to consider the representation of the petitioner within 6 months, and if necessary, matter may be referred to the Law Commission of India. In this regard, it may be stated that the purpose of undertake examination of various issues related to Uniform Civil Code and to make recommendation thereof has been forwarded to Law Commission of India. मतलब यूसीसी के मामले को लेकर हमने ये मामला यूनिफॉर्म लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया है। क्या इसका कोई इससे रिलेशन है? This department has also requested to Law Commission of India to hold wide discussion with all stakeholders and representatives of communities including Hindus, Buddhists, Jainis, Sikhs, Muslim, Christian, Persian, scheduled tribe, etc. and made in-depth examination of all issues. Further, the copy of the Supreme Court of Order 3 January 2017 along with the copy of the writ petition containing representation was also forwarded to the Law Commission of India. Presently, the matter is under examination of that commission. अब ये इसमें मामले में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहकर बड़ी मजेदार बात। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है अपने 2021 के मामले में, पर 2019 को भी इसने जवाब दिया, हो सकता है इसमें लगा हुआ। कह रहा है कि अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड विद इन रजिस्ट्रेशन नंबर दिस 19/9/2021 received from Daya Sagar Bodh, addressed to Honorable Minister, Ministry of Law and Justice regarding the enactment of this personal law and to provide the constitutional sanctity to Buddhism as an independent religion, stating that the Uniform Civil Code has not had any relation to the Buddhist personal law. आगे, as per the Government of India allocation of business rule 1961, the subject matter pertain to the legislative department. Further, it may be noted that the 22nd Law Commission of India has been constituted by the Government of India, but the chairman and member are yet to be appointed. मतलब चेयरमैन और अभी अपॉइंट किया जाना है, लेकिन कमीशन गठित हो गया है। क्या मतलब निकला इसका? मतलब राष्ट्रपति तो अपॉइंटेड हो गया है, अपॉइंटेड अभी नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति पद क्रिएट हो गया। क्या क्या मतलब इसका निकाल करना? In view of above mentioned representation in original are being forward to the appropriate action. ये आपको एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो सेल्फ ही इसका वो है एलोकेशन बिजनेस टू नॉसिक्टर द सब्जेक्ट मैटर द परटेन टू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मतलब वो ही खुद इसको अपने डिसीजन करे, देखे करे, क्योंकि हमारे यहाँ वो तो गठित तो हो गया है लेकिन कोई चेयरमैन और मेंबर नहीं। ये स्थिति आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा ही एक और ऑर्डर आया इसके पहले ये कहा गया कि कोई हमारे चेयरमैन नहीं है और न अपॉइंटेड हुआ है। तो कृष्ण इसके बाद ये बहुत सारे पिटीशंस इसमें लगे हुए हैं। उस पिटीशन में
जो ज़्यादातर ये बंगाल के हैं। बंगाल के लोगों ने सपोर्ट करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं। एक तो सीए नंबर 3 में दयासागर बौद्ध प्रेसिडेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजर ऑफ ए बुद्धिस्ट पर्सन लॉ एक्शन कमेटी इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लॉ फॉरवर्ड टू लीगल थर्ड सेक्शन। हमारे क्वेश्चन को लीगल थर्ड सेक्शन को भेज दिया गया। इसके साथ साथ जो दूसरा मैटर है द बादल सिंह बौद्ध, ये गुना मध्य प्रदेश, रिगार्डिंग बुद्धिस्ट पर्सन लॉ फॉरवर्ड टू लीगल थर्ड सेक्शन। तीसरा लक्ष्मण सिंह बौद्ध, गुना मध्य प्रदेश, रिगार्डिंग बुद्धिस्ट पर्सन लॉ लीगल थर्ड सेक्शन। इसके बाद श्याम देव, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रिगार्डिंग बुद्धिस्ट पर्सन लॉ लीगल थर्ड सेक्शन। इसके बाद आता है कि जीवी ओरिजिन एंड अदर्स, ये है आपके दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लॉ फॉरवर्ड टू लीगल थर्ड सेक्शन। इसके बाद आपका आता कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल, इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लीगल थर्ड सेक्शन। इसके बाद लोमो सोके तैसन, इसके कलिम्पोंग तुर्की एसोसिएशन कोई है, इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लॉ। इसके बाद आता है आपका दारापुरी शेरपा प्रेसिडेंट ऑफ कलिम्पोंग दार्जिलिंग, इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लॉ। जैसा है सुनती ओखन प्रेसिडेंट संघा, कोई उनका मणिपा संघा, इनएक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट पर्सन लॉ लीगल थर्ड सेक्शन। तो इसमें बहुत सारे लोग प्रति आपने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हजारों की संख्या में चिट्ठी भेजो लॉ मिनिस्टर को, लॉ मंत्रालय को, हजारों की संख्या। तो इतना बड़ा एडिशन तो हम नहीं कर सकते जैसे कि किसानों ने किया, और फिर भी साल भर तो किसान नहीं माना, सरकार नहीं माना। तो इतना बड़ा एजुकेशन दुनिया में हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह है कि हजारों चिट्ठी को भेज सकते हो, जिसे 5 रुपये का टिकट लगा के या 30 रुपये का आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। जब यहाँ दिल्ली में आने के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करना पड़ सकता है, तो क्या आप लोग 30 रुपये या 25 रुपये का टिकट नहीं लगा सकते? तो इसलिए यह मामला हुआ तो उन्हें प्रेजेंट किया गया। अब हमारा मामला ये है कि अगर इस मामले में हम गंभीर हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि हम आरक्षण के मुद्दे में फंसे हुए हैं या जात बरादरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो मुद्दा आपका अलग है। दलित का मुद्दा अलग है, बौद्धों का मुद्दा अलग है। आप दलित होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उस प्लेटफॉर्म से लड़ो, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है, आपकी आज़ादी है। लेकिन जहाँ बौद्ध बनकर के आप लड़ना चाहते हैं या सिख बनकर के लड़ना चाहते हैं, तो सिखों के हिसाब से लड़ो, उसको आज़ाद कराओ। सिख धर्म आज़ाद नहीं है, हम लोग गुलामी की जिंदगी में जी रहे हैं। जितनी ये बातें आपको सुनने को मिल रही है उधर, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप आज़ाद नहीं है, क्योंकि गुलामों को ही धमकी दी जाती है, गुलामों को ही प्रताड़ित किया जाता है। जो अपने मन के मालिक होते हैं उनको भी गुलाम नहीं कहते। तो इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। ये कॉपी माननीय संसद सदस्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई थी और 5-6 सांसदों को हम दिए कि मैटर को उठाएं। लेकिन एक मामला यहाँ ज़्यादातर आता है, हमारे देश के लोग जज्बाती ज़्यादा है और उत्तेजित ज़्यादा है। जिसमें उत्तेजना पैदा होती है उसमें ज़्यादा भाग लेते हैं और इसके बाद फिर ठंडे पड़ते खड़े। हम लोग 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। फिर हमें अपने अधिकारों से, अपने और कुछ जो बातें हो रही सब भूल जाती है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर जयंती या कोई जयंती नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, लेकिन जो देश में हो रहा है उसके प्रति भी तो सोचो, इसको कैसे आप फेस करेंगे। एक विषय और आता है कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर परविंदर सिंह जी है, सरदार परविंदर सिंह, उनके साथ कभी कभी हम लोग बैठते हैं ऐसे ही, और क्योंकि तुम बुद्धिस्ट मेंबर नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि तुम ही हमारे माई बाप हो।
क्योंकि सरकार ने 20 साल से कोई बुद्धिस्ट मेंबर उत्तर प्रदेश कमीशन में नहीं बनाया। मायावती की सरकार ने भी नहीं बनाया, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो प्रश्न उठता है कि परमिंदर सिंह जी कहते हैं हमको बताओ मुझे क्या करना है। हमने कहा कि ये जो सरकार सारी संपत्तियों को बेच रही है, सरकार सारे पदों को खत्म कर रही, डिपार्टमेंट खत्म कर रही, इसको आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो कहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तो तनख्वाह वाला आदमी यहाँ हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं उसे नहीं बोल सकता। लेकिन हमने भी फिर आप सिख किस बात के, आप बताइए ये बात आप मत करिए, मैं सिख की बात करूँ। हम भी न्याय के लिए लड़ना भी तो हमारा धर्म है, क्या हम अन्याय देखते रहेंगे? तो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कि मन में तो है लेकिन कैसे क्या किया जाए वो आप ही लोग कर सकते हो। हम भी हमारे लिए तुम इसलिए कह रहे हो कि हमारा कोई मेंबर नहीं है इसमें, जिससे मेरा भी मेंबर होगा वो भी यही बात बोलेगा, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि फिर बाद में उन्होंने कहा देखिए सारे लोग कांग्रेस का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं और कांग्रेस से अलाइनमेंट मिला रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, हमने किसी परिस्थितियों में कहा होगा, आज की परिस्थिति क्या है? क्या आरएसएस के कांग्रेस आरएसएस से ज्यादा खराब है? ये तो बात नहीं है, लेकिन हम सब जानते कहा क्या है उनका कहना। फिर मन में उन्होंने बताया कि हमारे समाज की विडंबना ये है कि इंदिरा गांधी जी का जब मर्डर हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को कत्लेआम रोकने में असफल रही थी, इसलिए हम कांग्रेस को देखना नहीं चाहते। हमने कहा वो परिस्थितियां ऐसी हो सकती, जरूरी नहीं जो उन्मादी लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, किसी दल के नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो बदमाश लोग होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, इसकी सरकार है, बिजनेस उसका कैसे चले? चोर बदमाश होते हैं, जिसकी सरकार आती उसी के मेंबर बन जाते, उसी का झंडा लगा लेते अपनी गाड़ी के आगे, जिससे हमारी गाड़ी को कोई रोके नहीं है तो भाई फलानी पार्टी की गाड़ी चली जाएगी, जिसकी सरकार होती वहाँ होता। तो हमने कि इस बात में थोड़ा गंभीरता से लीजिए और इसको कुछ करने का प्रयास करो। तो अगर नहीं ठीक है आप लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इस तरह की स्थितियाँ है, तो आप लोग भी सोचिए क्या करना है। तो मैं तो यही समझूंगा कि जो मैंने अपनी बात रखी है आपने कुछ समझा होगा, और हमें इससे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बाकी अन्य धर्मों के लोगों से हम केवल ब्रदरहुड बढ़ाना चाहते हैं, एक बंधुत्ता बढ़ाना चाहते हैं, मैत्री बढ़ाना चाहते हैं कि एक जैसी समस्या के लोगों को एक जगह रहना पड़ेगा। शायद इसलिए माइनॉरिटी कमीशन का गठन किया गया था और किसी एक्ट के तहत इसको रखा गया था, 216 एक्ट शायद इसके तहत इसको लाया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर वो माइनॉरिटी एक्ट बनने का मतलब ही क्या हुआ? माइनॉरिटी वर्ग को एक साथ रखने का मतलब ही क्या हुआ जब हम बटे ही रहे थे? तो इसमें आप लोग थोड़ा रखिए और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। दूसरी बात ये आती है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बौद्धों के कानून का मामला आगे बढ़े तो आप लोग कम से कम 5 लोग इसको सपोर्ट करें। 5 लोग सपोर्ट करके जो आपकी जो पंजाब बॉडी है, जो जानकार हो, समझे, अगर इस बार नहीं समझे तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार, लेकिन कैडर टाइप का लगे ट्यूटर, जिसमें हर चीज की क्लैरिफिकेशन दिमाग से निकल जाए कि हमें अब ये कोई शक शुबा नहीं रहा है, ये मामला है। तो इस मामले से लेकर के मैं चाहूँगा कि आप लोग जैसे गगन बौद्ध जी हैं, वो हमारे उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी पिछले हमने आपको बुलाया भी था कि आप दिल्ली में आइए, लेकिन आप लोग नहीं आए। फिलहाल ये है कि जब तक आप आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो अभी अगली जो मीटिंग है वो नागपुर में होना है, सितंबर के महीने में। तो नागपुर में होना है तो नागपुर में जाइए, क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलना पड़ेगा कि भारत केवल पंजाब नहीं है, भारत पूरा देश, साउथ में भी हो या कर्नाटका में भी हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ भी इसकी मीटिंग हो। जो भी बुद्धिस्ट हो, चाहे 100 में से चाहे 1, 2 हो या 1% हो या 2% हो, हमें सब लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप लोग भी देखिए, अब बुद्धिस्ट जो रिचुअल है, तरीके, उसको भी आप सीखिए, समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो बुद्धाइज धम्मा दिया है उसको आपको देखना पड़ेगा। बुद्धाइज धम्मा ही हमारा गुरु ग्रंथ है या बाइबल है या हमारी कुरान है।
इसलिए बाबा साहब ने यह कहा था कि जो हमारा मूल त्रिपिटक है, मूल त्रिपिटक है, उसमें कम से कम 32 ग्रंथ हैं, और अगर छोटे मोटे और मिला लें तो 40 ग्रंथ हैं। 40 ग्रंथ में कोई धर्म नहीं चलता। पढ़ाई लिखाई के लिए तो ठीक है, लेकिन धर्म के लिए एक छोटी किताब होनी चाहिए जिसमें आदमी पलट के बताए इसमें इस लाइन में ये लिखा हुआ है, ये ऐसा आदमी चलना चाहिए, इस तरह की बातें। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं आकाशवाणी दूरदर्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्टर से रिटायर्ड हूँ। तकनीकी विंग में एजुकेशन हमारी MSc रेडियो इंजीनियरिंग भौतिकी से है, और MA पाली से मैंने बौद्ध दर्शन से नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है, रिटायरमेंट के बाद एडमिशन लेकर के। क्योंकि हम बौद्ध दर्शन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता ही नहीं, तो लड़ाई क्या लड़ेगी। इसलिए मैंने MA पाली में एडमिशन लिया जा करके। पाली ही बुद्ध वचन है। तथागत बुद्ध ने अपना जितना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, जो कि आम भाषा थी, और आम भाषा जो मागधी भाषा जिसे बोलते थे वही आज पाली भाषा है, मगध प्रांत की भाषा। जो मगध प्रांत है विस्तार में अशोका का राज था या मौर्य काल का राज था, या जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना इस समय बोलते हैं, तो वही पूरा अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा और साउथ कुछ हिस्सा तमिलनाडु को छोड़ करके इसमें भारत में आता है। तो इसलिए मैंने यह सोचा कि अगर हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं और मुझे बुद्ध धर्म की ABCD मालूम नहीं है, तो बुद्ध धर्म की बात क्या करेंगे, तो हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए। इसलिए मैंने MA किया, और आज हम पाली भाषा बौद्ध संस्कृति विकास समिति चला रहे हैं। उसमें हम 6 साल से लोगों को प्राइवेट तौर पर पाली पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन पाली पढ़ाते हैं, और 6 किताबें हम पाली पब्लिश की, 6 कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक है। हाँ, स्कूल भी हमारे कई चलते हैं, चलाने का प्रयास चल रहा है। हरियाणा में भी आप लगन बहुत ही अपने यहाँ शुरू किए हुए हैं, और जब मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, इसके बाद राजस्थान में उन्होंने अपना बोर्ड बना दिया है, हरियाणा वाले भी अपना बोर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अगर बुद्ध वचन को सीखना चाहते हैं कि बुद्ध का जो ओरिजिनल वचन है वो पाली में है, और पाली का मतलब है जो गांव के लोग बोलते हैं। पाली कोई हवा नहीं है, जो गांव में बोलते हैं। आज भी आप जो हमारे अपने सिख भाई भी अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा ये शब्द आपके पाली के हैं। बहुत सारे पंजाबी शब्द में भी पाली भाषा के, क्योंकि पाली ही मेन भाषा थी, और फिर वो धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं उसकी बनी। सिख शब्द भी बड़ी पाली है जी, सिख शब्द भी पाली का है। हाँ, पानी वाटर, हाँ, पानी। तो ये सब पाली में बहुत सारे हैं। तो आप जैसे पढ़ेंगे तो हम तो पढ़ाता हूँ, जिनको किताब चाहिए वो बाद में हमसे ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आप में से मैं समझता हूँ 1 या 2 लोग ये करें कि बौद्ध कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कानून क्या है आज की डेट में, वो है। अब है तो उसे निकले कैसे, समस्या इस बात की है। या वहीं रहना है तो आपका कोई संघर्ष, आपकी कोई विषय ही नहीं है। मतलब किसी लंबादार ने हमें 5 जूते मार दिए, हमें बोलना ही नहीं है तो मेरा विषय ही नहीं है। अगर बोलना है तो कैसे बोलना, क्या करना है, तो आपको सोचना है। नहीं तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो इसमें आप लोग सोचिए कि जो आयोजक मंडल की ओर से है, अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो इसमें क्या आपकी कोई क्वेरी हो सकती है, क्या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप पूछ सकते हो। तो उसका मेरे बाबा सवाल हो कि पाली और पाटलिपुत्र में फर्क है भाषा में।